Good morning, students. Today we are starting our new topic, Taylor's scientific management. As you know, that in previous classes we have discussed about Henry Fayol's management principles, 14 principles of management which were developed by Henry Fayol. हेनरी फेयोल की थ्योरी हमने पढ़ ली, हमने 14 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए और आपके पास पीडीएफ फाइल भी है, आप उसको वापस रिवाइज भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो उससे रिलेटेड आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज की क्लास में हम फ्रेडरिक विंसलो टेलर मैनेजमेंट की सेकंड थ्योरी जो है वो डिस्कस करेंगे। हम फ्रेडरिक विंसलो टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेडरिक विंसलो टेलर 1856-1915 was a person who within a very short duration 1878 to 1884 rose from ranks of an ordinary apprentice to chief engineer in Midwell Steel Company USA। समझ रहे होंगे आप लोग। FW टेलर जो है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर इनका पूरा नाम है, शॉर्ट में FW टेलर कहते हैं हम। ये वो पर्सन थे जो मिडवेल स्टील कंपनी जो यूएसए में थी, वहाँ पर बहुत ही कम समय में एक साधारण से अप्रेंटिस यानी श्रमिक से और चीफ इंजीनियर तक पहुँचे। टेलर कंडक्टेड ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड केम टू कंक्लूजन दैट वर्कर्स वर प्रोड्यूसिंग मच लेस देन द टारगेटेड स्टैंडर्ड वर्क। और जब टेलर ने अपना वर्क किया तो उन्होंने अपने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, कंक्लूज़न निकाला कि जो वर्कर्स हैं वो बहुत ही कम टारगेट अचीव कर पा रहे हैं। जो उनको टारगेट दिया जा रहा है वो उसे समय पर अचीव नहीं कर पा रहे और जितना अचीव कर पा रहे हैं वो बहुत ही कम है। ऑल्सो बोथ द पार्टीज मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आर हॉस्टाइल टुवार्ड्स ईच अदर। और टेलर ने ये भी पाया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या जहाँ वो काम करते थे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या जहाँ वो काम करते थे वहाँ पर कभी भी मैनेजमेंट और वर्कर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं चलते, बल्कि वो हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहते हैं। ठीक है। ही गेव ए नंबर ऑफ सजेशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड करेक्टली प्रोपोंडेट द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसके लिए FW टेलर ने अपनी स्टडी की और अपना एक कंसेप्ट तैयार किया। उन्होंने इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए एक नई थ्योरी दी मैनेजमेंट की, और उस थ्योरी को ही हम आज जानते हैं थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से। टू एम्फेसाइज द यूज ऑफ साइंटिफिक अप्रोचेज इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज इंस्टीड ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। टेलर का मानना यह था कि ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में या फैक्ट्री में जब भी कोई कार्य किया जाए, जब भी कोई काम किया जाए, तो वो साइंटिफिक अप्रोच पर होना चाहिए, उसके पीछे कुछ लॉजिक्स होने चाहिए या किसी बेस्ट मेथड को एम्प्लॉय करना चाहिए बजाय हिट एंड ट्रायल मेथड के। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ही इज़ वेल नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और उनके कंट्रीब्यूशन के कारण ही जो उन्होंने वैज्ञानिक विधियाँ शुरू की प्रबंध में या कार्य करने की जो उन्होंने साइंटिफिक टेक्निक्स दी, इसके कारण उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट वेस्टेज टू एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। और साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या? साइंटिफिक मैनेजमेंट यही है कि हम व्यर्थ की एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करें, बिना वजह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एलिमिनेट करें और हमारे प्रोडक्शन को कम से कम कॉस्ट पर बढ़ा सकें। ठीक है। तो ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर का एक परिचय था जो हमने पढ़ा। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। जनरली फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में हम पढ़ करके काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। जनरली साइंटिफिक मैनेजमेंट यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लिए जाएं वो लॉजिकल अप्रोच पर होने चाहिए, उसके पीछे कोई साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए, बजाय हिट एंड ट्रायल मेथड के। ये नहीं कि चलो ये करके देखते हैं सफल होगा तो ठीक है, नहीं, पहले आप स्टडी कीजिए, यही साइंटिफिक मैनेजमेंट है, नथिंग एल्स। ओके, तो हम शुरू करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, scientific management implies
द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। बस ये दो ही चीजें हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के मीनिंग में। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको ये बताता है कि ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और उस कार्य को आप किस तरीके से करेंगे, यही साइंटिफिक मैनेजमेंट है। दो ही चीजें, द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। ओके, अंडर दिस अप्रोच साइंटिफिक टेक्निक्स आर अप्लाइड इन रिक्रूटमेंट, selection and training of workers and are also used in tackling various industrial problems। और इसीलिए जैसा हमने पहले बात कही कि साइंटिफिक मैनेजमेंट यही बताता है आपको कि आप जब भी कोई कार्य करो, जब भी आप वर्कर्स का सिलेक्शन करो तो उसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, कोई जान पहचान नहीं होनी चाहिए, बल्कि जब भी आप रिक्रूटमेंट करो, सिलेक्शन करो या वर्कर्स को ट्रेनिंग दो तो वहाँ पर हमेशा साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ करनी है, सबसे बेस्ट को हमें सेलेक्ट करना है। और इंडस्ट्री की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको टैकल करने के लिए हमें हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आधार बनाना पड़ेगा, ना कि हिट एंड ट्रायल या किसी भी मेथड को आप अप्लाई करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सारे मेथड यूज़ करके पहले एक बेस्ट तरीका खोजना पड़ेगा और फिर उसे आपको यूज़ करना होगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू F.W. Taylor, scientific management implies the application of following twofold techniques. First, the discovery of the best method of performing a particular work, and second, the best method or the fruitful method for meeting a given situation. Scientific management will be that kind of process of डायरेक्टिंग ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो दो ही काम, उस टू फोल्ड एस्पेक्ट्स हैं, उसके टू फोल्ड टेक्निक्स हैं। सबसे पहले तो किसी भी काम को करने के लिए एक बेस्ट मेथड को खोजना, और दूसरा द बेस्ट मेथड और द फ्रूटफुल मेथड फॉर मीटिंग ए गिवन सिचुएशन। किसी भी गिवन सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें ह्यूमन एफर्ट्स को मैनेज करना। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच के साथ। चलिए अब हम पढ़ेंगे F.W. टेलर ने अपनी थ्योरी में कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं और कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स दिए हैं। तो हमने पहले पढ़ा था हेनरी फ्योल को। हेनरी फ्योल एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटर थे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड थे। तो हेनरी फ्योल ने हमेशा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की और उन्होंने जो 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए वो केवल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के थे। लेकिन अगर आप फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बायोग्राफी में देखें तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो थे वो जनरल एडमिनिस्ट्रेटर या टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं थे, बल्कि F.W. टेलर एक सुपरविजरी लेवल के मैनेजर थे जो डायरेक्ट वर्कर्स, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के ऊपर मैनेजर थे वो। और वो हमेशा ये ऑब्जर्व करते थे कि फैक्ट्री में जो लोगों का काम करने का तरीका है, जो वर्कर्स का काम करने का तरीका है वो कैसा है। तो इसलिए ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है, जबकि हेनरी फ्योल टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड थे और F.W. टेलर जो थे वो उनका जो अधिकांश या मैक्सिमम उनका कंट्रीब्यूशन कहा जा सकता है वो सुपरविजरी लेवल के मैनेजमेंट में। ठीक है बच्चों, तो F.W. टेलर ने अपनी थ्योरी में मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं और कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप किए। तो आज हम केवल F.W. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या है? अंगूठे का शासन। आप जानते हैं पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वहाँ अंगूठे का शासन चलता था। जो राजा ने कह दिया वही होगा, कोई किंतु परंतु इफ बट नहीं। ठीक है, लेकिन अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रूल ऑफ थंब नहीं चल सकता। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, कंपटीशन में बने रहना है, तो आपको साइंटिफिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। यही सब कहा F.W. टेलर ने अपने फर्स्ट प्रिंसिपल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के माध्यम से। ठीक है, पढ़ते हैं इसको बच्चों। इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी the rule of thumb method should be
substituted by the methods developed through scientific analysis of work। FW टेलर कहते हैं अगर आपको एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है ऑर्गेनाइजेशन की तो आपको रूल ऑफ थंब मेथड से नहीं चलना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं राजा हूँ, मैंने ये कह दिया ये होकर रहेगा, नहीं। जो कुछ भी आप डिसीजन लें वो साइंटिफिक अप्रोच पर होना चाहिए, ठीक है, साइंस पर बेस्ड होना चाहिए। अच्छे मेथड्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे, एनालिसिस करना पड़ेगा आपको वर्क का। रूल ऑफ थंब मीन्स डिसीजन टेकन बाय मैनेजर एज पर देयर पर्सनल जजमेंट्स। अकॉर्डिंग टू टेलर, even a small production activity like loading iron sheets into box cars can be scientifically planned। अब इस लाइन से आपको बिल्कुल मेरी बात समझ में आ गई होगी कि वो कितने बड़े कीन ऑब्जर्वर थे फैक्ट्री के वर्कर्स के काम के लिए। इसका मतलब वो सुपरविजरी लेवल के मैनेजर थे, या हम यूं कह सकते हैं जो अधिकतर उनकी स्टडी है वो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स से रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा है कि यहाँ तक कि एक छोटी से छोटी प्रोडक्शन एक्टिविटी, मान लीजिए हमें आयरन शीट्स लोड करनी है बॉक्स कार में, तो उसको लोड करने के लिए भी हमें साइंटिफिकली प्लान करना पड़ेगा कि हमें किस मेथड को यूज़ करना चाहिए। दिस विल हेल्प इन सेविंग टाइम्स एज वेल एज ह्यूमन एनर्जी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और ह्यूमन बीइंग की, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी एनर्जी बचेगी। डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी विद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। और इसीलिए FW टेलर कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लिए जाएं वो साइंटिफिक इंक्वायरी के बेस पर लिए जाएं, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो, ना कि मैनेजर की इंट्यूशन पर, ना कि मैनेजर की विश और विल पर, ठीक है। जो भी डिसीजंस लिए जाएं वो साइंटिफिक अप्रोच पर लिए जाएं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके बच्चों। सेकंड प्रिंसिपल पर हम चलते हैं। द सेकंड प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय FW टेलर वाज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी का मतलब क्या है? हार्मोनी का मतलब है तालमेल बना करके चलना। एक शब्द है इसके लिए हिंदी में समन्वय। समन्वय का मतलब यही है मिलजुल करके चलना। नॉट डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब किसी भी तरीके का आपस में कोई मतभेद या मनभेद या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जनरली होता क्या है आप सभी जानते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर किन के बीच में हार्मोनी या डिस्कॉर्ड की बात कही गई है? यहाँ पर टेलर ने कहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जनरली दो ग्रुप होते हैं, एक तो होता है मैनेजमेंट ग्रुप, एक होता है वर्कर्स ग्रुप। एंड जो दोनों लोग होते हैं वो हमेशा ही एक दूसरे से मिलके नहीं चलते। क्यों? जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, दे थिंक अबाउट द वर्कर्स दैट दे आर गुड फॉर नथिंग, कि ये तो लोग तो किसी भी काम के नहीं हैं, है ना। तनख्वाह ज़्यादा लेते हैं, सैलरी ज़्यादा लेते हैं और काम कम करते हैं। दूसरी तरफ वर्कर्स की हमेशा क्या सोच होती है? वर्कर्स हमेशा ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, है ना, हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें कम पेमेंट दिया जाता है और हमसे काम ज़्यादा लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर टेलर को कहना पड़ा, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए काम करना है तो आपको तालमेल बना करके चलना होगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम इस प्रिंसिपल को। टेलर एम्फेसाइज्ड दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको वर्कर्स एंड मैनेजमेंट दो ग्रुप जिनके बारे में हमने बात की वो दिख रहे हैं। सिंस इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू इट विल नॉट बी बेनिफिशियल ईदर फॉर द वर्कर्स और द मैनेजमेंट। टेलर कहते हैं अगर दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का मतभेद है, मैनेजमेंट या वर्कर्स के बीच में किसी प्रकार का मतभेद है, तो निश्चित ही वो कन्फ्लिक्ट या वो मतभेद आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को अफेक्ट करेगा, एडवर्सली अफेक्ट करेगा, ऋणात्मक प्रभाव पड़ेंगे उस पर। बोथ द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच अदर। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, मैनेजमेंट को वर्कर्स की इम्पोर्टेंस ध्यान रखनी चाहिए और वर्कर्स को मैनेजमेंट की, दोनों को एक दूसरे की महत्वता को ध्यान में रखना चाहिए।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए वर्कर इज टू अर्न मोर एंड द मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। हम एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, ठीक है भाई, वर्कर किसके लिए काम कर रहे हैं? वर्कर काम कर रहे हैं अपने पैसों के लिए, या उनको ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, तनख्वाह लेनी है, उनको मजदूरी चाहिए। दूसरी तरफ मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सप्लाई हो मार्केट में, तो हमारी सेल इंक्रीज हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, तो यहाँ पर टेलर कहते हैं कि अगर दोनों का ही ये ऑब्जेक्टिव है तो इंस्टीड ऑफ डिस्कॉर्ड फॉर ईच अदर्स ऑब्जेक्टिव वर्कर्स कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर विच विल हेल्प इन मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन ऑल्सो। तो टेलर कहते हैं यहाँ पर झगड़ा किस बात का? अगर आप दोनों के ये ऑब्जेक्टिव हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव एक सेम डायरेक्शन में चल सकते हैं। आप वर्कर से थोड़ा ओवर टाइम कराइए, ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो उनको पर यूनिट के हिसाब से मजदूरी पेमेंट कीजिए। ठीक है, उनको पर यूनिट प्रोडक्शन के हिसाब से मजदूरी पेमेंट कीजिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी अचीव कर पाएंगे और कंपनी के लिए या फैक्ट्री के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह की अप्रोच के बारे में बात कही है एफडब्ल्यू टेलर ने कि हमेशा समन्वय बना करके चलना चाहिए। ओके, थर्ड जो प्रिंसिपल डेवलप किया एफडब्ल्यू टेलर ने बच्चों, जिसका नाम है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन का मतलब है सहभागिता या सहकारिता, साथ मिलकर के काम करना। नॉट इंडिविजुअलिज्म, अकेले अकेले नहीं, सब लोगों को, जब तक हम लोग मिलकर के काम नहीं करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब तक पूरी टीम एक साथ काम नहीं करेगी तो फिर हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम सब लोग मिलकर के काम करें। और ये जो प्रिंसिपल है ये सेकंड प्रिंसिपल का ही एक्सटेंशन है। देखो, सेकंड प्रिंसिपल में भी लगभग यही कहा गया है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। लेकिन देयर इज अ कीन डिफरेंस, ए स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द बोथ प्रिंसिपल्स। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का अर्थ भी यही है और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का भी थोड़ा बहुत मतलब यही है। लेकिन जब एग्जाम में आपको आएगा तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों प्रिंसिपल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लेकिन एफडब्ल्यू टेलर ने ये कहा है, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक विस्तार है, उसी को आगे बढ़ाया गया है। एंड लेज स्ट्रेस ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। तो उन्होंने यही कहा है कि भैया दोनों में समन्वय तो होना चाहिए, लेकिन एक और ज़रूरत है कि दोनों मिलकर के साथ काम करें। कोऑपरेशन, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ गुडविल should prevail among both managers as well as workers. The intention is to replace internal competition with cooperation. तो एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि आप दोनों का आपस में इंटरनल कंपटीशन नहीं रखना, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करना है। इसलिए जो हमने पिछले उसमें पढ़ी थी कि दोनों का जो एटीट्यूड है टुवार्ड्स ईच अदर, मैनेजमेंट थिंक दैट वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग एंड दे आर एंजॉयड एंड दे आर वेस्टिंग ऑफ टाइम, एंड ऑन द अदर हैंड द वर्कर्स थिंक दैट दे आर अंडरपेड, उनको कम पेमेंट मिल रहा है, एंड आर ओवरबर्डन्ड, और काम बहुत ज़्यादा है, एंड एक्सप्लॉयटेशन इज डन बाय टॉप मैनेजमेंट, और जो टॉप मैनेजमेंट है उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो इस थिंकिंग को बदलने की ज़रूरत है। एफडब्ल्यू टेलर ने एक वर्ड दिया है, मेंटल रिवॉल्यूशन। आपको अपनी सोच में बदलाव लाने के लिए अपने मानसिक क्रांति की ज़रूरत है, आपको दोनों के एटीट्यूड को बदलने के लिए। टुवार्ड्स वन अनदर, फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन, बोथ शुड रियलाइज दैट दे रिक्वायर वन अनदर। दोनों को ये समझना पड़ेगा कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो बच्चों, आपको सेकंड और थर्ड प्रिंसिपल्स जो हैं उन दोनों में कुछ न कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा कि भैया दोनों बात तो एक ही है। ठीक है, हम भी यही कह रहे हैं, दोनों में बात एक ही है। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंड फॉर्म है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, लेकिन हमें तो दोनों अलग अलग प्रिंसिपल बताए गए हैं।
तो थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर आपको ध्यान में रखना होगा। क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैंने आपके लिए आपको एक टेबल बना के दी जिसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको हम बताएंगे। पहली बात अगर हम देखें, इन हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसका मेन थीम क्या है? इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, मीन्स देयर शुड बी एग्रीमेंट इन ओपिनियन, दोनों की राय एक होनी चाहिए। दे बोथ शुड शेयर ओपिनियंस एंड आइडियाज ऑफ ईच अदर, दोनों को एक दूसरे को आइडियाज भी और अपनी ओपिनियंस भी शेयर करनी चाहिए। तो इसकी जो मेन थीम है वो है एग्रीमेंट इन ओपिनियन। ओके, ऑन द अदर हैंड, इन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, it refers that management and workers both should realize that they need each other. Management should reward and appreciate the constructive suggestions of employees. यानी उसी का एक्सटेंशन देखो, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमने कहा कि दोनों को एक दूसरे के आइडियाज शेयर करने चाहिए, और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई वर्कर या कोई सबॉर्डिनेट आपको अच्छा आइडिया देता है तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, उस आइडिया को एप्रिशिएट करना चाहिए, रिवार्ड करना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। अगर कोई भी वर्कर कंस्ट्रक्टिव यानी अच्छे, है ना, सजेशंस देता है। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड ऑल्सो कोऑपरेट, और दूसरी तरफ वर्कर्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए, उनको स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए, हड़ताल नहीं करनी चाहिए। थिंक एंड टेक स्टेप्स और इनिशिएटिव फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उनको भी ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो दोनों की मेन थीम ग्रीन लाइन में लिखी हुई है, आप लोग इसको देख सकते हैं, मैंने आपको पीडीएफ फाइल शेयर की हुई है। अगर और देखें, एक और डिफरेंस है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको भी लिखा है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। According to this principle, those who together in an organization must work in harmony, that is with mutual give and take, proper understanding. Generally, in every organization, there are two groups of people, worker group and management group, and both the groups work as rivals of each other, as workers always feel that they are underpaid and are overburdened, which the work and management always feel that workers are good for nothing. ये वही बात है जो हमने डिस्कस की। In this principle, Taylor ensures that there is need for both the groups to change their attitude for each other. He insists on mental revolution, which means complete change of attitude and outlook for each other. तो mental revolution की बात है। Cooperation not individualism. This principle is the extension of harmony not discord. According to this principle, work must be carried on in cooperation with each other. दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए, विद द म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर। वर्कर्स एंड मैनेजर मस्ट वर्क इन कोऑपरेशन। द मैनेजमेंट मिस्टेक्स वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है। द मैनेजमेंट विल टेक वर्कर्स, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, द मैनेजमेंट विल टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप इन स्टैंडर्ड टास्क। यानी जब भी मैनेजमेंट अपने वर्कर्स के लिए कोई स्टैंडर्ड टास्क फिक्स करे तो पहले उनको वर्कर्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। फॉर देम, बिकॉज व्हेन स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स आर सेट अप इन कंसल्टेशन ऑफ वर्कर्स, देन दे विल ट्राई द बेस्ट फॉर अचीव इट। अगर हम वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर के उनके लिए टारगेट सेट करेंगे तो फिर वर्कर्स भी अपना जी जान लगा देंगे उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको इसकी बेसिक थीम्स पता चल जाएंगी। ठीक है, 3 प्रिंसिपल हो गए FW टेलर के। पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, एंड थर्ड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। लास्ट 4th प्रिंसिपल जो FW टेलर ने डेवलप किया है उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर काम कर रहा है हमें उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी एफिशिएंसी के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, हर एम्प्लॉय हमारा, हर ह्यूमन रिसोर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ताकत होनी चाहिए। और वो ताकत कब बनेगी? जब हम किसी भी प्रकार का भाई भतीजावाद नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे कि यार वो मेरा रिश्तेदार है, वो आ रहा है, उसको थोड़ा सेलेक्ट कर लेना, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। आपको क्वालिफिकेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जो भी एम्प्लॉय आप, तो वही बात कर रहे हैं हम, पढ़ते हैं। द एफिशिएंसी
of an organization also depends on the skills and capabilities of its employees. जैसा हमने उस दिन भी बात की थी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ के बारे में सीईओ से पूछा गया कि आपकी कंपनी इतनी बड़ी ताकत कैसे बनकर उभरी है, तो उनका एक और केवल एक रीज़न, हमारे एम्प्लॉयज़। अच्छी कैपिटल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मशीनरी कोई भी ला सकता है, लेकिन अच्छे एम्प्लॉय हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते, और होते हैं तो कुछ परसेंटेज ही होते हैं। सारे एम्प्लॉय हमारे अच्छे हों, ऐसा बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलता है। तो इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आज सक्सेसफुल है तो उसके पीछे है उसके एम्प्लॉयज़। अगर उन एम्प्लॉयज़ ने मेहनत नहीं की होती तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप कोई सक्सेसफुल नहीं होता। इसलिए FW टेलर भी यही मानते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्किल एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ टू ए ग्रेट एक्सटेंट। Thus, providing training to the workers was considered essential in order to learn the best methods developed through the use of scientific approach. इसलिए टेलर कहते हैं कि इसलिए आपको सबसे पहले तो जब रिक्रूटमेंट करें, उसके बाद सिलेक्शन करें, उसमें आपको साइंटिफिक अप्रोच एडॉप्ट करनी है। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, हमेशा उनके डेवलपमेंट के लिए आपको उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है जो साइंटिफिकली अप्रोच पर बेस्ड हो। टू अटेन द एफिशिएंसी, स्टेप्स शुड बी टेकन राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। और इसलिए आपको एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन की प्रोसेस से शुरुआत करनी पड़ेगी साइंटिफिक अप्रोच की। एम्प्लॉयज़ शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड, और एम्प्लॉयज़ हमेशा साइंटिफिकली सेलेक्टेड होने चाहिए। ओके, ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आया होगा। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो हम डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अगली क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है टेक्निक्स। जो FW टेलर ने साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप किए हैं उसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड बी सेफ, स्टे एट होम and study your all the subjects and write the notes. Thank you very much again.